हाय गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने करा था कि हमने ना यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है। अब जो हमारी ये लास्ट वीडियो थी ना उसमें हमने यहाँ तक जो है वो अपना कर लिया था कि जो ओल्ड होसर है वो एक बुक लेकर आया था, एक प्राइमर बुक लेकर आया था, प्राइमर यानी एक बेसिक बुक लेकर आया थी जिसके कॉर्नर पे जो है वो थम के जो है उनके निशान थे। ठीक है। और उसने अपनी उस बुक को ना अपने घुटनों में ऐसे रखा हुआ था। ठीक है। खोलकर, और उसके जो स्पेक्स थे ना वो उनके उसके बुक्स के बीच में थे, यानी उसके पेजेस के वो खुली हुई बुक के बीच में रखे हुए थे। अब यहाँ पर जो है वो फ्रेंड्स बोलता है कि जब मैं सब कुछ सोच ही रहा था तो एम हैमल जो है जो चेयर पे बैठा होता है वो अपनी चेयर को मोड़ता है। माउंटेड का मतलब क्या होता है? टर्न्ड। माउंटेड का मतलब क्या होता है? टर्न्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। माउंटेड का मतलब होता है टर्न्ड। ठीक है, ये जो माउंटेड है ना इसका मतलब होता है टर्न्ड। ठीक है। एंड सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेट, और उसी सेम जेंटल टोन में जो उसने मेरे लिए यूज़ करा था, उसी जेंटल टोन में, उसी मतलब प्यारी सी टोन में वो बोलता है कि माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you all to be very attentive. अब यहाँ पे क्या होता है, वो इसी प्यारे से जेंटल से टोन में बोलता है कि मेरे बच्चों, ये हमारा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। ऑर्डर आया है बर्लिन से कि जो स्कूल से एल्सेस के और लॉरेन के, उनमें सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कोई फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन उनमें नहीं लिया जाएगा। जो तुम्हारा न्यू मास्टर है, जो तुम्हारा न्यू टीचर है, वो कल आ जाएगा तुम्हें पढ़ाने के लिए। कल से वो तुम्हारी क्लासेस जो है वो लेना स्टार्ट कर देगा। ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहो, एक्टिव रहो। मैं तुम में से किसी को भी पैसिव नहीं चाहता हूँ। हो गया गाइस। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। क्या झटका थी, क्या बिजली सी गिरी है यार मेरे ऊपर। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही एम हैमल ने अपनी बात को पूरा करा और मैं उसकी बात को सुना, मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। मेरे ऊपर किसके ऊपर? फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर बिजली सी गिर गई है। मतलब यार हद है कि थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है? बिजली गिरना। मतलब वो बहुत ज़्यादा चौंक गया, वो हक्का बक्का रह गया कि उसे खुद समझ में नहीं आया कि यार हो क्या रहा है। वो कहता है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। मतलब वो कुछ सोचने समझने की हालत में है ही नहीं। ओह द रैचेस, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट ऑन द टाउन हॉल। और रैचेस, रैचेस का मतलब होता है बदमाश। रैचेस का मतलब क्या होता है? बदमाश। ठीक है, लिख लेना। रैचेस का मतलब होता है बदमाश। ओह, तो उन बदमाशों की ये करतूत थी, तो उन्होंने ये ऑर्डर, ये जो नोटिस था वो बुलेटिन बोर्ड पे लिखा था, जिसकी वजह से टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अब मुझे समझ में आया, तो उन शैतानों ने ये शैतानी करी है। मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, पर क्यों? मुझे तो ये ढंग से लिखनी भी नहीं आती है। मैं तो हार्डली इसमें एक दो लाइनें लिख सकता हूँ। क्या मैं अब कभी नहीं इसे सीख पाऊँगा? क्या मैं यहीं पर स्टॉप कर जाऊँगा? ओह, मैं कितना दुखी हूँ मेरे फ्रेंच लेसन की, मेरी फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन्स ना लेने के लिए, बाहर जाकर चिड़ियों के अंडे देखने के लिए, सार पर जाकर स्लाइड करने के लिए। सार जो है, सार होता है अ प्लेस नियर कैनल्स। कैनल्स यानी नहर। एक प्लेस होता है, जैसे आपने कभी नहर देखी हो तो क्या होता है कि वो नहर बीच में से जा रही होती है और उसका जो साइड का एरिया है ना वो थोड़ा स्लैंटली होता है। ठीक है, कि उस पर से स्लाइड ले सकते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं कितना बुरा फील कर रहा हूँ कि मैंने अपने लेसन्स को बंक करके, मैंने अपने लेसन्स नहीं लिए, अपने क्लासेस को बंक करके मैं बर्ड्स के एग्स को देखने जाता था। सार पे यानी नहर में नहाने चला जाता था, वहाँ पे स्लाइड करने के लिए चला जाता था। मेरी बुक्स जो मुझे बहुत ज़्यादा नॉनसेंस लगती थी, जो मुझे भारी लगती थी लेके आने के लिए भी, वो अब मुझे अपने वो पुराने दोस्त महसूस हो रही है जिन्हें मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता हूँ। और एम हैमल भी, एम हैमल जो, ये जो बात थी ना कि यार, ये जो बात थी ना एम हैमल की भी, that the idea that he was going away, ये जो बात थी एम हैमल की भी कि यार ये हम मुझे छोड़कर जा रहा है, ये हमें अब और नहीं पढ़ाएगा,
और मैं इसे कभी देख भी नहीं पाऊँगा। इस चीज़ ने मुझे बना दिया, इस चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वो सब कुछ भूल जाऊँ। क्या भूल जाऊँ कि कितना क्रैंकी था वो, कितना मतलब बुरा इंसान था वो, कि उसे हमें मार के, हम बच्चों को मार के खुशी मिलती थी। ठीक है, उसका जो रूलर है वो कितने बुरे तरीके से अपने रूलर के साथ हमें डराता था, हमें पीटता था। जब मुझे ये बात पता चली कि यार अब ये बंदा हमें छोड़ के जा रहा है, अब ये हमें कोई लेसन्स नहीं देगा और ये इसका आखिरी फ्रेंच लेसन है ये इसका, और मैं इसे कल से कभी देख भी नहीं पाऊँगा, इस चीज़ की वजह से मैं बिल्कुल भूल गया कि किस तरीके से जो मेरा एम हेमल जो मेरा टीचर है वो हमें मारता था, कितना वो खड़ूस था, कितना वो क्रूल था। और मैंने अपने दिल में उसके लिए एक लाइकिंग डेवलप कर दी। किसने? फ्रेंड्स ने। अब ये सारी बातें कौन बोल रहा है? फ्रेंड्स बोल रहा है। ठीक है, फ्रेंच मत लिख लेना, फ्रेंड्स। क्या नाम है? फ्रेंड्स। फ्रेंच मत लिख देना। फ्रेंच और फ्रेंड्स में डिफरेंस है, क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो एक नेम है, फ्रेंच जो है वो एक नेम है, और जो फ्रेंच है वो एक लैंग्वेज है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? फ्रेंच जो है वो एक नेम है और फ्रेंच जो है वो एक लैंग्वेज है। पुअर मैन, ओह बेचारा गरीब आदमी। सो इसने, इट वॉज इन honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. ओह बेचारा आदमी। तो इसने इस तरीके से अपनी फ्रेंच लेसन को, तो इसने इस तरीके से अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को जो है होना करने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए अपने फाइन संडे क्लॉथ्स, मतलब अपने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं जो ये कभी कभार पहना करता था। और अब मुझे समझ में आया कि क्यों जो है ये विलेजर्स जो हैं वो लास्ट बेंचेस पे बैठे हुए इतने चुपचाप, वो इतने ध्यान से क्यों सुन रहे हैं हमारे टीचर को? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू। ये इसलिए कि वो भी बहुत बुरा फील कर रहे थे कि वो कभी अपने स्कूल में ढंग से गए ही नहीं। ठीक है, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। ठीक है, अच्छा, तो ये लोग, ये उनका मतलब तरीका था कि वो हमारे मास्टर को जो पिछले 40 सालों से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, उसे थैंक यू कहें फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। फेथफुल मीन्स यहाँ पे सिंसियर सर्विस, उसकी हॉनेस्ट सर्विस, जो उसने इतने अच्छे तरीके से डिवोट करा था अपना जो लाइफ थी वो फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, वो पिछले 40 सालों से इसे पढ़ाता आ रहा था, उसको थैंक करने का, थैंकफुल होने का, उसके लिए ये उनका ये तरीका था। वो अपनी जो रिस्पेक्ट है वो इस तरीके से अपनी मतलब जो उनके दिल में जो रिस्पेक्ट है उनकी कंट्री के लिए, वो ये भी शो करना चाहते थे। एंड दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो उनकी अब और नहीं रही है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है ये उन लोगों का तरीका था अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो करने का, जो अब उनकी और नहीं रही। और क्यों नहीं रही? क्योंकि पर्शिया का इन्वेजन हो गया, पर्शिया ने इन्वेड कर लिया और युद्ध में फ्रांस हार गए थे, जिसकी वजह से पर्शिया ने उसकी 2 सिटीज़ पे अपना इन्वेजन कर लिया। वो कौन कौन सी? एल्सेस और लॉरेन। और ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं ना गाइज, ये हम स्टोरी पढ़ रहे हैं एल्सेस की। किसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? एल्सेस की। लॉरेन का तो कहीं पे भी नाम भी नहीं आया है इसमें, वो तो बस बताने के लिए आया है। ठीक है, अब ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो स्टोरी अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसकी है? ये एल्सेस की स्टोरी है। ठीक है, While I was thinking of all these, I heard my name called. It was my turn to decide. जब मैं सब कुछ सोच रहा था ना, तब मुझे सुनाई दिया कि यार मेरा नाम मेरे टीचर ने बोला है, और अब ये जो है मेरी टर्न है, मेरी बारी है रिसाइड करने की। क्या करने की? रिसाइड करने की। रिसाइड मतलब बोलने की। क्या? पार्टिसिपल्स के रूल को। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake? What would I not have given to be able to say that dreadful rule? अब यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर जो एक कन्फ्यूजन चल रही है, एक थॉट जो है वो बार बार फ्रेंड्स के माइंड में स्टक कर रहा है कि यार ये जो बिल्कुल घातक, इतना बुरा जो रूल है पार्टिसिपल्स का, क्या मैं उसे, जो मुझे दे दिया गया बोलने के लिए, क्या मैं उसे बोल पाऊँगा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मतलब वेरी लाउड? मैं लाउडली बोल पाऊँगा कि वो सबको सुनाई दे, क्लियरली बोल पाऊँगा कि वो सबको समझ में आ जाए, और क्या मैं उसे बिना किसी मिस्टेक करे समझा पाऊँगा?
मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा और यही हुआ। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। पर मैंने तो सब चीज़ों को पहले ही शब्द में जो है वो मिक्स कर दिया और मैं वहीं पर खड़ा रहा अपने डेस्क को टाइटली होल्ड करके। मेरा जो दिल था, मैं जो हार्ट था, बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत ही जल्दी जल्दी बीट कर रहा था, पंप कर रहा था। और मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर अपना सिर उठा सकूं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शेमफुल फील कर रहा था कि वो क्यों नहीं पढ़ कर आया, उसने क्यों नहीं अपना होमवर्क करा, वो इस फ्रेंच लैंग्वेज को इतना बोझ क्यों समझा करता था। जब उसे ये बात पता चली ना कि हाँ अब वो कभी इस फ्रेंच लैंग्वेज को सीख भी नहीं पाएगा, तब उसे लगता है कि यार मैं क्यों नहीं पढ़ता था, मैं क्यों बाहर जाता था। और मैं इतना शेमफुल अब वो फील कर रहा था कि उसकी अब इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना डेस्क से अपना जो उसने गर्दन झुका के रखी हुई थी उससे वो सर ऊपर कर ले। ठीक है, मैंने सुना, यानी किसने सुना, फ्रेंड्स ने सुना कि एम हेमल ने मुझे बोला था आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे लड़के फ्रेंड्स, तुम यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बहुत बुरा फील कर रहे हो, सी हाउ इट इज़, देखो कैसा फील कर रहे हो तुम लोग, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स। अब यहाँ पर जो है दैट एवरी डे, यानी एवरी डे we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I learn it tomorrow, and now you will see where we have come out। अब यहाँ पर जो है वो एक आयरनी कर रहे हैं, यानी एक व्यंग्य कर रहे हैं, जो एम है मालूम, यहाँ पर एक व्यंग्य कर रहे हैं। किसके ऊपर? फ्रेंड्स के ऊपर नहीं, पीपल ऑफ एल्सेस के ऊपर, यानी जो एल्सेस के लोग हैं ना, एल्सेस के लोग हैं उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर एक व्यंग्य कर रहे हैं। क्या व्यंग्य कर रहे हैं कि वाह ओह, हम हर दिन अपने आप से कहते हैं कि वाह अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं कल कर लूँगा इसे, मैं कल कर लूँगा इसे, आज तो बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा, बहुत टाइम पड़ा। जैसे तुम पिछले 1 साल से करते आ रहे हो ना कि हाँ यार कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, अगले महीने से पढ़ूँगा, उस दिन से पढ़ूँगा, अभी तो बहुत टाइम है, बड़ा साल चला गया है। झटका तो तुम्हें तब लगता है जब फरवरी में या मार्च में पेपर होने की डेट शीट आ जाती, फिर भागते रोते कि यार हमने कुछ पढ़ा नहीं पूरे साल। बट अब तुम्हारे पास टाइम है, तुम लोग पढ़ लो। ठीक है, अब यहाँ पर वापस अपने चैप्टर पर आ जाओ कि हाँ यार मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं इसे कल कर लूँगा। और अब तुम देख सकते हो कि वो टाइम रहता रहता हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमारे पास अब एक दिन भी नहीं है अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए। समझे? दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस। अरे यही तो सबसे बड़ी बीमारी है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है एल्सेस के लोगों के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, मतलब ये सारी चीज़ें कल पर टाल देती है कि हाँ मैं कल से करूँगा, कल से करूँगी। ठीक है, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू। अच्छा अब, और हाँ अब ध्यान रखना कि वो जो घटिया लोग हैं, कौन घटिया लोग, यानी अब देखो, now those fellows out there will have the right to say to you, those fellows कौन, those fellow कौन, पर्शियंस, कौन, पर्शियंस। ठीक है, अब उन पर्शियंस के पास तुम्हें ये कहने का पूरा पूरा हक है कि तुम लोग जो है वो अपने आप को बड़ा ही फ्रेंचमैन कहते फिरते हो, लेकिन तुम लोग बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हो कि तुम लोग फ्रेंच जो मैन हो, तुम लोग फ्रांस से बिलोंग करते हो। ठीक है, तुम लोग ये कहते हो ना हम तो बड़े फ्रेंच मैन है। जब तुम अपनी लैंग्वेज को ना तो लिख सकते हो ना ही बोल सकते हो, तो तुम कहाँ के फ्रेंच मैन हुए? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब वो जो पर्शियंस है ना वो इस तरीके से बोल बोल के तुम लोगों का जो है वो मजाक उड़ाएंगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, पर तुम सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे लड़के। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद। अब ये जो लाइन है ना, कौन सी लाइन, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाता है, 6 मार्क्स का भी बन जाता है, 2 मार्क्स का भी बन जाता है, और इवन 1 मार्क का भी क्वेश्चन बन जाता है। और इस साल तुम्हारे जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बन जाते हैं इसमें। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा आते हैं इस लाइन पे। रिप्रोच का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे देख लो ये जो रिप्रोच है ना, रिप्रोच का मतलब क्या होता है, ब्लेम। रिप्रोच का मतलब क्या होता है, ब्लेम। आ गया समझ में कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है लिटिल फ्रेंड्स, तुम सबसे बुरे नहीं हो, हम सब की गलती है, हम सबको इसके लिए ब्लेम करे जाना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाता है 4 मार्क्स का भी और 6 मार्क्स का भी। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद एक्सप्लेन। 1 नंबर में 2 नंबर में क्या 1 नंबर में कैसे बनता है, हु सेड दिस वर्ड्स, ठीक है, किसने बोला था ये वर्ड, किसकी मतलब जो थी ये शब्द थे। 2 नंबर में बन जाता है वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, ठीक है। बन जाता है ऐसे कि हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस वर्ड्स, कि किसने इन शब्दों को बोला। प्लस एक और आ जाता है कि नेम द राइटर, मतलब पूछ लेते हैं ऐसे कि नेम द राइटर एंड द ऑथर, ठीक, मतलब नेम द ऑथर एंड चैप्टर, ठीक है। या फिर ये बोल देते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, कि इनका इसका मतलब क्या है। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं और मतलब कैसे कि इस लाइन का मतलब बताओ 2 नंबर में। तो कैसे भी ये क्वेश्चन जो है ये लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना वो भी एनेक्शियस नहीं थे। एनेक्शियस मतलब सीरियस नहीं थे कि तुम्हें वो लोग जो है वो लर्न करने के लिए भेजे। क्या लर्न करने के लिए भेजे, तुम्हें स्कूल में कुछ सीखने के लिए भेजे। और ये जो पॉइंट्स है ना गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, मैं मार्क भी करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से लेके लर्न तक क्या बन जाता है तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल सो दे हैव लिटल मोर मनी, ये बन जाता है सेकंड पॉइंट। एंड आई हैव, यानी आई यहाँ पे एंड एम हैमल, आई की जगह तुम लोग क्या लिखोगे, एंड हैम हैमल बीन टू बी ब्लेम ऑल्सो। क्यों, क्योंकि वो क्या करता था, तुम्हें पानी देने के लिए भेज देता था। कहाँ पर, तुम्हें लेसन सिखाने के बजाय वो फ्रेंड से बोल रहा है ये सब कुछ, ठीक है। तो दोबारा से सुन लो, मेरे को पता है यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया, कबाड़ा हो चुका है यहाँ से। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, इसका मतलब क्या है, ये सीधा सीधा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अब इसके बाद जो है वो पॉइंट्स मार्क कर लेना, ठीक है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस एनफ टू हैव यू टू लर्न, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स इस बात से चिंतित नहीं थे, मतलब उन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है कि तुम लोग किस लाइन में जा रहे हो। आई नो तुम्हारे पेरेंट्स को टेंशन है, बट यहाँ पर जो एम है मतलब वो फ्रेंड से बोल रहा है कि यार तुम्हारे जो पेरेंट्स है ना वो भी तुम्हारे लिए सीरियस नहीं है कि वो तुम्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सके इंस्टेड ऑफ वर्क। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ इस वजह से बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ इस वजह से स्कूल ना भेज के काम करने के लिए किसी खेत में या फिर कहीं मेल पर भेज रहे ताकि उनके पास कुछ और पैसे आ सके। और मैं ये नहीं कह रहा मैं बिल्कुल साफ़ हूँ, मैं खुद, मुझे भी ब्लेम करना पड़ेगा, मैं भी ब्लेम करने लायक हूँ, क्योंकि मैंने लिटिल फ्रेंड्स तुम्हें तुम्हें लेसन्स लर्न करवाने के बजाय, तुम्हें पढ़ाने के बजाय तुम्हें भेज दिया देता था मैं, ताकि तुम मेरे फ्लावर्स को वाटर दे सको। वाटर मतलब ताकि मैं तुम्हें कई बार भेज देता था कि जाओ जाकर मेरे पौधों को पानी देकर आओ। मतलब तुम्हें सिखाने के बजाय, तुम्हें चैप्टर पढ़ाने के बजाय मैं तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए भेज देता था। और जब भी मुझे कभी फ़िशिंग करने का मन होता था ना तो मैं सिर्फ तुम लोगों को एक छुट्टी दे देता था कि जाओ। और मैं अब सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ कि मैं तुम्हें उस एक दिन की छुट्टी क्यों देता था। अब अगर मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी ना देता उस टाइम पे, तो आज हमारे पास, तो आज हम कुछ और अपने लैंग्वेज के बारे में सीख गए होते, ठीक है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद एक चीज़ें जो है एक के बाद एक कर करके जो एम हैमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलता चला गया। और हद तो जब हो गई बातों की, मतलब जब उसने अपनी लैंग्वेज को इतने अच्छे तरीके से ग्रेसफुल कब करा, जब उसने फ्रेंच लैंग्वेज को बोला कि ये सबसे ब्यूटीफुल, ठीक है, जब उसने फ्रेंच लैंग्वेज को बोला कि ये सबसे ब्यूटीफुल, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है वर्ल्ड में, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, और हमें इसको अपने बीच में गार्ड रखना चाहिए, एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग आवरसेल्व्स एंड नेवर फॉरगेट इट। अब ये जो लाइन्स है ना, ठीक है, यहाँ पे जो है वो फ्रांस का मैप दिया गया है और बताया गया है ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना फ्रांस की, एल्सेस एंड लॉरेन, यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना लॉरेन एंड एल्सेस, यहाँ पे जर्मनी की इन्वेशन में चली गई थी, ठीक है। इतना जो पार्ट था ना ये जो फ्रांस का वो पार्ट किसके हैंड्स में चला गया था, पर्शियन हैंड्स में। किसके हाथों में चला गया था, पर्शियन हैंड्स में, ठीक है। अब जो एम हैमल है वो ये बोलता है फ्रेंच लैंग्वेज को डैट इट इज़ द, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर बोलते बोलते एक के बाद एक जो एम हैमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलता ही चला गया। और उसने फ्रेंच लैंग्वेज को क्या कहा कि ये सबसे ब्यूटीफुल, ठीक है, सबसे क्लियरेस्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे विश्व की, हमें इसे अपने बीच में बनाए रखना चाहिए। मतलब हमें
जर्मन्स ने हमारे ऊपर क्या इम्पोज करी है कि हम जर्मनी सीखें, हम जर्मन लैंग्वेज सीखें, पर हमें अपनी लैंग्वेज भी भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। वी मस्ट गार्ड इट अमंग ourselves and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they had hold to their language, as it is as if they had the key to their prison. Sorry guys. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, वो बोलता है कि हमें अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए, मतलब अपने बीच में बनाए रखना चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी लोगों को एनस्लेव करा जाता है, मतलब उन पर हक जमाया जाता है, तब तक उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर वो मतलब बंदिश में भी है, बंदिश का मतलब है जब तक कोई लोग गुलाम भी हैं और उन्हें अपनी लैंग्वेज पता है, तब भी उनके प्रिजन के लिए उनके पास की है। जैसे इंडिया में भी आप फैमिलियर हो कि हमारे ऊपर 200 ईयर्स तक जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने रूल करा था, लेकिन उनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश, उन्होंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों पर इम्पोज करी, लेकिन उस इंग्लिश के साथ होते होते भी जो हम लोग हैं, हमारे पास हमारी क्या थी, हमारी हिंदी लैंग्वेज थी, हमारी मदर टंग थी, ठीक है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए थे। और अब अगर हमारे पास हमारी हिंदी लैंग्वेज नहीं होती, मतलब हमारे पास सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होती, तो हम बहुत ही ज़्यादा ईज़िली जो है हमेशा गुलाम बने रहते ब्रिटिशर्स के। अगर हमारे पास हमारी ओन लैंग्वेज थी, हमारे पास हमारी आइडेंटिटी थी, वो आइडेंटिटी क्या थी, हमारी लैंग्वेज की वजह से वो आइडेंटिटी थी कि हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, हमारे पास हमारी अपनी लैंग्वेज है, हमारे पास हमारी लैंग्वेज है हिंदी, और हमें तुम लोगों को गुलाम नहीं बनना, तुम लोग निकलो हमारे देश से। उस हिंदी जो लैंग्वेज ने है पूरे देश को यूनाइट करके रख दिया था, और उसी यूनिटी के कारण जो है ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़कर गए थे, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। सेम यहाँ पर जो है वो एम हेमल बताना चाहता है कि जब तक लोगों के पास अपनी खुद की लैंग्वेज है, तब तक उन लोगों के पास जो है अपनी जो प्रिज़न है, यानी अपनी जेल की चाबी है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में वो अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने वर्ड्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना कि किसी और लैंग्वेज में। अब तुम लोगों ने भी देखा होगा कि तुम लोग जितने अच्छे से अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को अपनी रीजनल लैंग्वेज में या फिर अपनी मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में, यानी हिंदी में, या फिर कोई भी जो तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज है, हरियाणवी, पंजाबी, मराठी, सिंधी, ठीक है, बंगाली, जो भी है, वट एवर द लैंग्वेज यू आर हैविंग, उसमें जितने अच्छे से तुम लोग एक्सप्रेस कर सकते हो ना, उतने अच्छे से तुम इंग्लिश में भी अपनी लैंग्वेज, अपनी जो फीलिंग्स है उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये बात बोलकर जो एम हेमला, उसने ग्रामर की बुक खोल दी, ठीक है, और हमें हमारा लेसन पढ़कर सुनाया। एंड आई वॉज सो अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, एंड आई वॉज सो अमेज्ड, मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स बोलते हैं, और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा चौकन्ना, मतलब हक्का बक्का रह गया था कि जो कुछ भी मेरे फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर ने, एम हेमल ने मुझे पढ़ाई, मैं उन सारी चीज़ों को बहुत ही ईज़िली समझ गया था। जो कुछ भी उसने पढ़ाया था, जो कुछ भी वो बोलता जा रहा था, बहुत ज़्यादा ईज़ी लग रहा था। और मैं भी सोच रहा था कि मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं, और ना कभी मेरे टीचर ने इतने अच्छे से सब कुछ इतने पेशेंटली कभी हमें समझाया था। ऐसा लग रहा था कि ये जो बेचारा आदमी है, ये हमें अपनी नॉलेज, मतलब जितनी भी इसके पास नॉलेज है, ये अपने जाने से पहले हमारे दिमागों में सभी नॉलेज सिर्फ इन लेक्चर्स के, ये जो आखिरी लेक्चर है ना हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का, ये जो लास्ट लेसन है, उसमें हमें सिखा देना चाहता है, हमारे दिमागों में भर देना चाहता है हर चीज़ को, जो भी उसके पास है, उसके जाने से पहले जितनी भी लैंग्वेज उसके पास, जितनी भी नॉलेज उसके पास है फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड, वो सब कुछ हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बार में डाल देना चाहता है। ग्रामर के बाद हमारा एक लेसन था राइटिंग का। उस दिन जो एम हेमल है हमारे लिए न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे, जो कि ब्यूटीफुल राउंड हैंड में लिखी हुई थी, और उसमें क्या लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज। वो ऐसे लग रही थी जैसे कि फ्लैग्स जो है, फ्लोटिंग फ्लैग्स होते हैं अब हर जगह स्कूल रूम में। अब यहाँ पे मतलब क्या है इस चीज़ का, ठीक है। अब मतलब क्या है इस चीज़ का कि मतलब ग्रामर के बाद हमारा एक लेसन था राइटिंग का। उस दिन जो एम हेमल है वो हमारे लिए न्यू कॉपीज़ लेके आया था। मतलब
न्यू कॉपीज़ का मतलब है न्यू नोट्स लेकर आया था, जिनमें ब्यूटीफुली राउंड हैंड मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही प्यारी राइटिंग में क्या लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। और वो लिखे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे कि स्कूल रूम में छोटे छोटे फ्लैग्स जो हैं वो हर जगह फ्लोट कर रहे हो, मतलब हर जगह लगा रखे हो। कहने का मतलब ये है कि जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ ये है। और जो टंगी हुई थी एक रॉड पे, जो कि टॉप हमारे डेस्क के ऊपर हमेशा लगा रहता था। ठीक है, यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। तुम सोच सकते हो कि हर कोई ये सोच कर कि हाँ भी उनकी मदर लैंग्वेज है, उनकी जो मदर टंग है वो उन लोगों से छिन जाएगी, तो किस तरीके से हर कोई कितने अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा होगा। और कितनी ज़्यादा शांति होगी क्लास में। जो सिर्फ साउंड आ रही थी ना पूरी क्लास में, जो सिर्फ साउंड आ रही थी वो सिर्फ पेन और पेपर की आ रही थी, कि जो स्क्रैचिंग हो रही थी पेन्स की पेपर पे, मतलब जो हम लिख रहे थे पूरी क्लास में इतने अच्छी तरीके से शांति थी कि सिर्फ जो जो ओनली साउंड थी ना वो पेन्स की आ रही थी जो कि पेपर पर लिख रहे थे। सो गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे साउंड आ रही थी, मतलब पूरी क्लास में सिर्फ यही साउंड आ रही थी। ठीक है, जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा शांति होती है और उस टाइम पे सिर्फ मतलब अगर कोई पेज भी टर्न करता है ना इतनी ज़्यादा शांति, तो कोई पेज भी टर्न करता है जब भी बड़ी तेज़ लाउड वॉल्यूम आती है, लाउड वॉइस आती है। ठीक है, वैसे ही आ रही थी कि और मतलब अब हर कोई इतनी शांति से लिखेगा, कोई पूछेगा नहीं, कोई शो नहीं करेगा, और इतनी शांति से सब कोई लिख रहे हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ पेन्स के स्क्रैच होने की आवाज़ आती है ना पेपर्स में, तो सिर्फ वही साउंड आ रही थी उस दिन भी। ठीक है, एक बार ही जैसे जब ये सब कुछ हमारे जो राइटिंग के लेसन्स चल ही रहे थे उस टाइम पे कुछ जो बीटल्स है ना वो उड़कर अंदर आ गई, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और हम सब में जो सबसे छोटा था ना, इवन द लिटलेस्ट वन, मतलब हम सब में जो सबसे छोटा था उसने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका जो सिर्फ ध्यान था ना, उसका ध्यान सिर्फ उसकी ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, मतलब उसकी जो उसके लिए जो बुक्स थे ना, कि जैसे छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं उन पे डॉट लगा के देते हैं उन्हें, और उन्हें उनको ट्रेस करना होता है, वो भी वही काम कर रहा था। यानी जो डॉट्स लगा के उसको दे रखे थे सिर्फ वो उन्हें ही ट्रेस कर रहा था, यानी उनके ऊपर से पेंसिल फेर रहा था ताकि उसे पता चल सके कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब उसने इस बात को गौर क्यों दिया, क्योंकि कभी भी क्लास लगती है जब नॉर्मल डेज होते हैं तो तुम लोग क्या करते हो, कोई भी बीटल आ गया अंदर या फिर कुछ भी मक्खी वगैरह आ गई तो सब लोग उसकी तरफ ध्यान देने लग जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम डेज में क्या होता है, जब तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहा होता है तो चाहे मक्खी क्या मधुमक्खी उड़ कर आ जाए, तुम जब भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, और सिर्फ अपना काम करने में तुम्हारा ध्यान रहता है, तो सेम यहाँ पर भी हो रहा था। ऑन द रूफ द पिजन स्कोर्ड वेरी लो। यानी जो रूफ है ना, यानी जो छत है वहाँ पे जो पिजन्स है ना, कबूतर, तो बहुत ही आराम से जो कूड कर रहे थे। कूड क्या होता है, जो पिजन्स जो आवाज़ करते हैं ना उसे, वो आवाज़ है कूड। और मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और मैंने खुद से पूछा कि क्या हो ये जो रैचिस है, क्या वो जो बदमाश है, क्या वो जो पर्शियंस है, जो जर्मन्स है, जो हमारे ऊपर हमारी जो लैंग्वेज, हमारे ऊपर जो अपनी लैंग्वेज है जर्मन लैंग्वेज उसे थोप रहे हैं, तो क्या वो पिजन्स को भी बोलेंगे कि तुम भी जर्मन में गाना गाना अपना, तुम भी फ्रेंच लैंग्वेज में मत गाना। ठीक है, बट द आंसर इज़ नो, कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये आपको खुद सोचना है, बाकी मैं बता देती हूँ। और वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। जैसे ही हमारी वो पिछले वाली लाइन थी ना, ठीक है, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, उसी तरीके से ये जो लाइन है ना, वेल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पेशेंट्स टू, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जो लोग हैं ना, जैसा कि हम पढ़ते हैं ना, जो बर्ड्स हैं ना वो फ्री एनिमल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन्स हैं ना उन पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उन पे फाउंडेशंस होती हैं। अगर हम उन्हें ऐसे, तो बर्ड्स को भी अगर हम बंद करके रख देते पिंजरे में तब भी वो नहीं जा सकते हैं, है ना, है ना। लेकिन जो बर्ड्स है वो फ्री एनिमल्स होते हैं, वो कहीं पे भी उड़ सकते हैं, दूर दूर तक वो लोग उड़ सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन्स हैं उनके ऊपर बाउंडेशंस होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। उसी वजह से अब बोल रहे हैं कि
ठीक है, जो फ्रेंड्स वो बोल रहे हैं ठीक है, इन लोगों ने हमारे ऊपर अपनी जर्मन लैंग्वेज थोप दी, हम तो सीख लेंगे, हमारे ऊपर तो हमें तो ये फ्रेंच बोलने के लिए मना कर देंगे, हमसे तो ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बुला सकते। लेकिन क्या ये पिजन्स को भी बोलेंगे, क्या ये जो बर्ड्स है जो एनिमल्स है ये उन्हें भी बोलेंगे कि तुम लोग भी जर्मन में गाना गाना, तुम लोग भी जर्मन में बात करना, तुम लोग फ्रेंच में बात मत करना? कि ये लोग भी ये बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नेचर है, ये एनिमल्स जो हैं, ये बर्ड्स जो है वो फ्री एनिमल्स हैं, फ्री हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ उस लैंग्वेज में बोलेंगे जो इन्हें अच्छी लगेगी, और इनकी लैंग्वेज कौन सी है? फ्रेंच लैंग्वेज है इनकी, ठीक है। अब आगे जो फ्रेंड्स है वो बोलता है कि वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैंने अपनी राइटिंग से सर उठाकर देखा तो मैंने पाया कि जो एम हैमल है वो मोशनलेस बैठा हुआ है अपनी चेयर पे, और हर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर गेजिंग एट वन थिंग देन एट अनदर, मतलब वो हर चीज़ को देखे जा रहे हैं कि पहले एक चीज़ को देख रहा है फिर वो दूसरी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि वो अपने माइंड में, अपने दिमाग में सभी चीज़ों को फिक्स कर लेना चाहता है कि यार देख ऐसे मेरी क्लास थी, देख मेरी क्लास ऐसे थी, यहाँ पे मेरी क्लास में ये चीज़ होती थी, यहाँ पर मेरी क्लास में ये चीज़ होती थी, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उस छोटे से स्कूल की क्लासरूम में थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो उन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपनी आँखों में बसा लेना चाहता है। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बिन देयर इन द सेम प्लेस, और होगा भी। पिछले 40 सालों से वो इसी जगह में था, तो कितना लगाव जुड़ जाता है ना यार किसी टीचर का, मतलब अगर वो उसी सब्जेक्ट को उसी क्लासरूम में, उसी क्लास में पढ़ा रहे, उसी क्लास को बार बार पढ़ा रहे पिछले 40 सालों से, तो उसे ना एक अटैचमेंट हो जाता है उस क्लास से। और जब भी उसका रिटायरमेंट का टाइम होता है, फिर उसका स्कूल छोड़ने का टाइम होता है ना, कि हाँ अब मुझे जाना, अब मैं स्कूल में दोबारा नहीं पढ़ा पाऊँगा, या फिर अब मैं पढ़ा पाऊँगी, या मुझे कहीं जाना पड़ गया, मेरा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे इस शहर से, मुझे किसी और रीजन से स्कूल छोड़ना पड़ गया, या मुझे कहीं और जाना पड़ गया, तो वो टीचर सोचता है कि यार, बस उसके दिल में ही होता है कि मैं इस स्कूल के ना एक एक मेमोरी को अपनी यादों में कैद करके ले जाऊँ, बुरे तरीके से कैद करके ले जाऊँ, कि मुझे इस स्कूल की कब याद आए ना तो मेमोरीज हमेशा फ्रेश रही मेरे लिए, ठीक है। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जिस क्लास के बाहर उसका जो क्या था, गार्डन था, जिस विंडो मतलब विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उस विंडो के बाहर क्या था, उसका गार्डन था, और उस गार्डन के सामने क्या थी, उसकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, और उसी तरीके से अब ये जो है ना, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैव बीन बोर्न स्मूथ, द वॉलनट ट्रीज, ये सब जो है ना, ये सब क्या बता रहे हैं, चेंजेस बता रहे हैं, किसमें? चेंजेस सराउंडिंग्स में, कि पहले 40 साल पहले क्या था, और 40 साल में जो है आ जाते क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैव बीन worn स्मूथ, द walnut trees in the gardens were taller, and the hopevine that had planted himself twined about the windows to the roof, ठीक है। ये सब कुछ क्या है, चेंजेस हैं। कैसे चेंजेस हैं? जो एनवायरनमेंट में चेंजेस केम इन द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास, ठीक है, ठीक है, ये है ना। हम देखते हैं गाइस कि ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैव बीन worn स्मूथ, मतलब जो डेस्क और जो बेंचेस है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं। जो वॉलनट ट्रीज जो गार्डन में उसने पहले प्लांट कर, जो छोटे छोटे थे वो बड़े हो चुके हैं। और जो होपवाइन की जो ट्विन प्लांट्स हैं, जो होपवाइन के प्लांट्स हैं जो दो उसने इकट्ठे लगाए थे रूफ पे विंडोज़ के बाहर, वो नहीं देख रहे हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और ये कितना ज़्यादा बुरा फील कर रहा होगा, मतलब कितना ज़्यादा इसका दिल दुखा होगा, टूट गया होगा, कि उसे अब ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है, बेचारा आदमी। टू हियर ही सिस्टर मूविंग अबाउट इन रूम अबव, वो सुन रहा था कि उसकी जो बहन है वो ऊपर रूम में मूव कर रही है, मतलब पैकिंग कर रही है उन लोगों के जाने की, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। वो अपने जो बक्से हैं ना, ट्रंक्स का मतलब यहाँ पे सूटकेस पैकिंग कर रहे हैं वो अपनी, कि वो इस कंट्री को कल या नेक्स्ट डे मतलब कल छोड़कर चले जाएंगे। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट इसके पास इतना करेज है, इसके पास जो है वो इतनी ताकत है, इतना इसके पास जो है दिल है, कि ये इस लास्ट लेसन को भी आखिरी तक सुनना चाहता है। राइटिंग के बाद हमारा एक लेसन था हिस्ट्री में, एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बी बी बो
बू। ठीक है, और उसके बाद जो बेबीज था उन्होंने चैंट करा, मतलब उन्होंने बोला अपना बा बे बी बो बू। ठीक है, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड डाउन देयर एट द बैक, मतलब रूम के पिछले हिस्से में जो विलेजर्स थे वो बैठे थे। ओल्ड होसर ने अपने स्पेक्टिकल्स को पकड़ा हुआ था। उसके स्पेक्टिकल्स मतलब स्पेक्टिकल्स उसने लगा रखे थे और अपने हाथों में उसके वो जो ओल्ड प्राइमर बुक थे ना, वो अपने दोनों हाथों में पकड़ रखी थी और वो उसमें से लेटर्स पढ़ रहा था। तुम लोग सोच सकते हो कि वो भी रो रहा था, तुम लोग देख सकते हो कि वो भी रो रहा था। उसकी जो वॉइस थी वो ट्रेम्बल थी इमोशंस के साथ। मतलब ये देखते हो ना, जब भी तुम लोग रोते हो या तुम्हें रोना आता है, तुम्हारे लिए ना एक वर्ड भी बोलना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी जो वॉइस है ना वो अचानक से चेंज हो जाती है, बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है तुम्हारी जो वॉइस है, तुम्हारे लिए बोलना मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारी जो वॉइस है वो अजीब सी हो जाती है, जिसकी वजह से कईयों को उस वॉइस पे हंसी भी आती है ना। यू कुड सी डैट ही टू वॉज क्राइंग, तुम देख सकते हो कि वो भी रो रहा था। उसकी जो वॉइस थी वो ट्रेम्बल्ड हो रही थी इमोशंस की वजह से, और वो बहुत ज़्यादा, और उसे उस वॉइस के साथ सुनना कि वो उन लेटर्स को बोल रहा है बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था। एंड वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और वो सब जो थे यानी फ्रेंड्स को इंक्लूड करो, उस सारे क्लासमेट्स थे, वो हंसना भी चाहते थे और रोना भी। क्यों? वो लोग हंसना उस ओल्ड होसर की वॉइस पर चाहते थे और वो लोग भी रोना चाहते थे, इसलिए क्योंकि कल से वो अपनी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज जो फ्रेंच है, उसे नहीं सीख पाएंगे। हाँ, वेल आई रिमेंबर डैट इट इज़ द लास्ट लेसन, और मुझे ये अच्छी तरह से याद था कि ये मेरा लास्ट लेसन है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी जो चर्च की क्लॉक है वो 12 बजे, मतलब 12 बजे जो चर्च की क्लॉक होती है वो बजती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ यार 12 बज चुके हैं। देन द एंजलस, और उसके बाद एंजलस की जो घड़ी है वो 12 को स्टक करती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और उसी समय पे जो ट्रम्पेट्स है ना, ट्रम्पेट्स मतलब सोल्जर्स। ठीक है, ट्रम्पेट्स का मतलब क्या है? ट्रम्पेट्स का मतलब क्या है? सोल्जर्स, यानी जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिल करके वापस आ रहे थे। साउंडेड इन द विंडोज, और उनकी जो साउंड थी ना वो नीचे से जा रहे थे और विंडोज से उनकी जो साउंड थी वो आ रही थी। एम हैमल तभी खड़ा हो गया, बिल्कुल पेल, मतलब येलो, इन हिज चेयर। आई नेवर सो हिम सो लुक सो टोल, और तभी जो है वो जैसे ही 12 बजे और जैसे ही पर्शियन सोल्जर्स के आने की आवाज़ एम हैमल ने सुनी, वो हक्का बक्का गुल रह गया, मतलब उसके चेहरे के रंग उड़ गए, उसका चेहरा जो था वो सफ़ेद पड़ गया और वो अपनी चेयर पर ही खड़ा हो गया। और यहाँ पर जो फ्रेंड्स जो है वो ये बता रहे हैं कि मैंने उसे कभी इतना लंबा नहीं देखा था मेरे दोस्तों, उसने कहा। आई बट कुछ जो चीज़ थी चॉक्ड, मतलब कुछ जो चीज़ थी जिसने उसे रोका कि दैट ही कुड नॉट गो ऑन, मतलब बट समथिंग चॉक्ड हिम, किसी चीज़ ने उसे रोक दिया कि वो जो बोलना चाहता था वो नहीं बोल पाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, उसने चौक का एक पीस लिया एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और अपनी सारी स्ट्रेंथ लेके, बियरिंग मतलब एक लंबी सांस लेके, लाइक दिस, उसने जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकता था वो लिखा, वाइव ला फ्रांस। अभी जो वाइव ला फ्रांस है ना, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है लॉन्ग लीव फ्रांस। ठीक है, वाइव ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लीव फ्रांस। उसके बाद वो रुका, उसने अपना हेड जो है वो लीन करा, लीन मतलब झुकाया दीवार की तरफ। क्यों झुकाया? क्योंकि उसने वहाँ पे लिखा था लॉन्ग लीव फ्रांस। उसने उसकी रिस्पेक्ट में अपना सिर झुकाया लिख के कि फ्रांस तुम लंबे जीना, मतलब ये जो तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट्स है ना वो तुम्हें हमेशा याद रखेंगे और तुम जल्द ही अपने डिस्ट्रिक्ट्स को वापस ले लेना। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। और बिना कुछ बोले उसने हमें सिर्फ अपने एक हाथ से जेस्चर से बताया कि ठीक है यार, स्कूल ख़त्म हो चुका है, तुम लोग अपने घर जा सकते हो। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो कि ये जो चैप्टर है ना इसमें कितनी सैड स्टोरी जो है वो बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितनी जो सैड स्टोरी थी वो फ्रांस की।
तो हम सब लोग यार देख सकते हैं यहाँ पे ये कितनी जो सैड स्टोरी थी ये वो फ्रांस की थी कि उसकी तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी वो उससे छिन चुकी थी और वहाँ के लोगों पे जो है वो जर्मन लैंग्वेज बिना उनकी मर्ज़ी के इम्पोज कर दी गई थी, ठीक है। और वो लोग बहुत ज़्यादा सैड थे इससे, उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी इस लैंग्वेज के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा एक सैड स्टोरी थी, ठीक है। नाउ विद दिस नाउ वी हैव completed our chapter, and if you are facing any problem in this chapter then please 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 tell it and mention it in the comment section. If you like the video, smash the like button and share it with your friends and your classmates more and more as you can, cause guys हम पूरा अपना 1 साल ऐसे बर्बाद कर चुके हैं और मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से, इन वीडियोस में जो है बहुत अच्छे से मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, इसे लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।